हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। देखिएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा दिया था। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मैंने आपको बताया था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। किसकी सहायता से? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। देखिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से दिए गए इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के निम्नलिखित पद है। पहला पद क्या है? दिए गए इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रोड आपको दे रखा है उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ लेते हैं और जोड़ करके सेल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने डेनियल सेल बनाया था उसी प्रकार से सेल का क्या करते हैं, निर्माण। अब क्या करते हैं, दूसरा पद है गैल्वेनोमीटर की सहायता से धारा की दिशा ज्ञात करते हैं और धारा की दिशा ज्ञात करके ये पता लगाते हैं कि कौन होगा एनोड और कौन होगा कैथोड। मतलब आपने सेल का निर्माण कर लिया। सेल का निर्माण करने के बाद में आपको ये पता करना होता है कि सेल में कौन तो एनोड है और कौन कैथोड है। तो एनोड और कैथोड का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर की सहायता से विद्युत धारा की दिशा चेक की जाती है। विद्युत धारा की दिशा से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उस सेल में कौन तो एनोड है और कौन कैथोड। क्यों? क्योंकि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो हमेशा सेल के बाह्य परिपथ में कैथोड से एनोड की ओर होती है। कैथोड से एनोड की ओर। तो विद्युत धारा की दिशा से हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन तो एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। उसके बाद में क्या करते हैं, वोल्ट मीटर की सहायता से मानक सेल विभव ज्ञात करना। अब हम क्या करते हैं, जो वोल्ट मीटर हम लगाते हैं उस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आती है, देखिएगा, जब भी सेल बनाते हैं तो पहले हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा की दिशा चेक करेंगे और विद्युत धारा की दिशा चेक करके हम ये पता करेंगे कौन एनोड होगा और कौन कैथोड। उसके बाद गैल्वेनोमीटर को तो वहाँ से हटा देंगे। अभी प्रक्रिया में डायग्राम के माध्यम से भी आपको बताऊँगा। गैल्वेनोमीटर हटा लेंगे और गैल्वेनोमीटर के स्थान पर क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी, वो रीडिंग जो होगी वो हमें मानक सेल विभव बताएगी, यानी E0 सेल बताएगी। क्या बताएगी? E0 सेल। अब हम क्या करेंगे, मानक सेल विभव का मान निम्नलिखित सूत्र में रखकर, कौन सा सूत्र? ये जो सूत्र आप देख रहे हो, इस सूत्र की चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। निम्नलिखित सूत्र में रखकर दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान रखें कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 माना गया है। सूत्र क्या है? E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। देखिएगा, ये जो 4 पद मैंने आपको बताए, इन चारों पदों को मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड है, मान लीजिएगा X धातु का कोई इलेक्ट्रोड है, तो उसको हम क्या करेंगे, X + N आयनों के विलयन में डुबो देंगे। यानी हमने पढ़ा था कि धातु को उसी धातु के आयनों वाले विलयन में डुबोया जाता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो धातु X का इलेक्ट्रोड है। तो इस X धातु के इलेक्ट्रोड को X + N आयनों वाले विलयन में डुबोएंगे और इस इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे।
सेल का बाह्य परिपथ बना देंगे और आंतरिक परिपथ बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, लवण सेतु लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने सेल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम पहले गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर लगा के हम ये चेक करेंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या है। मान लीजिएगा गैल्वेनोमीटर के द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि विद्युत धारा की दिशा इधर से इधर है। ये जो एरो आप देख पा रहे हैं यानी इधर से इधर है। तो बताओ इस सेल का ये वाला जो भाग है वो तो क्या होगा, कैथोड, और ये वाला भाग क्या होगा, एनोड। यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो कैथोड की तरह कार्य करेगा और जो X धातु का इलेक्ट्रोड हमने लिया है वो किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हम जानते हैं किधर से किधर होती है, कैथोड से एनोड की ओर। तो बताओ ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा किधर जा रही है, बताओ X धातु के इलेक्ट्रोड की ओर जा रही है बाह्य परिपथ के द्वारा। तो बताओ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो क्या होगा, कैथोड, और ये जो X धातु का इलेक्ट्रोड है जो X प्लस N आयनों वाले विलयन में डूबा हुआ है, ये किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। अब हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर यहाँ से हटा देंगे और इस गैल्वेनोमीटर के स्थान पर हम लगा देंगे वोल्टमीटर। ठीक है, अब इस सेल में क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी। केमिकल रिएक्शंस होने के बाद में इस वोल्टमीटर में एक रीडिंग आएगी, उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे और वो जो रीडिंग होती है वो ई नोट सेल को बताती है। किसको बताती है, ई नोट सेल। ई नोट सेल का मतलब होता है मानक सेल विभव। तो मानक सेल विभव को बताएगी और मानक सेल विभव का मान हमारे पास आ चुका है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। मानक सेल विभव की रीडिंग जो भी आती है उसको यहाँ, वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग आती है वो मानक सेल विभव होगा और मानक सेल विभव का मान यहाँ पे रख देंगे। मान लीजिएगा x वोल्ट आया। ठीक है, अब देखिएगा ई नोट कैथोड, ई नोट एनोड। ठीक है, तो जो आप सेल बनाओगे उसमें एक एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड। ठीक है, उन दोनों इलेक्ट्रोडों में से कोई ना कोई एक तो ज़रूर ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बताओ मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, शून्य। तो या तो ई नोट कैथोड शून्य हो जाएगा या ई नोट एनोड शून्य हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ शून्य हो जाएगी। मान लीजिएगा ई नोट कैथोड शून्य हो गया तो बताओ ई नोट एनोड यहाँ पर लिख देंगे। तो बताओ यहाँ से हम ई नोट एनोड का मान निकाल लेंगे। ई नोट एनोड कितना आ जाएगा, बताओ ई नोट एनोड आ जाएगा माइनस x वोल्ट। तो देखिएगा इस संपूर्ण प्रक्रिया को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम दिए गए इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम +2 ऑब्लिक मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम धातु की छड़ को मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। मैग्नीशियम धातु की छड़ को किस में डुबो दिया, बताओ मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन में। और मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन की सांद्रता कितनी है, 1m है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे परिस्थितियाँ सारी कैसी लेनी है, मानक लेनी है। इधर हमने क्या लगा रखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इधर क्या है, मैग्नीशियम धातु का इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोडों को परस्पर किससे जोड़ा गया है, बताओ वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ा गया है। और ये सेल का कौन सा परिपथ है, बताओ बाह्य परिपथ है। और ये सेल का कौन सा परिपथ है, आंतरिक परिपथ है। ठीक है, हमने क्या बना लिया, सेल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर। ठीक है, इस वोल्ट मीटर से पहले यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। इस वोल्ट मीटर से पहले यहाँ पे क्या लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। उस गैल्वेनोमीटर के द्वारा जब हमने धारा की दिशा चेक की तो हमने पाया कि जो धारा की दिशा है वो इधर से इधर जा रही है सेल के बाह्य परिपथ में। इसका मतलब यहाँ पर जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो तो क्या है, कैथोड। और मैग्नीशियम धातु की जो छड़ है वो क्या है, बताओ यहाँ पर एनोड। तो बताइएगा यहाँ पर कैथोड तो कौन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, शून्य। तो बताओ ई नोट कैथोड शून्य होने वाला है। ई नोट कैथोड कितना होने वाला है, शून्य। और ई नोट एनोड हमें ज्ञात करना है। तो ये सेल बना लेते हैं। विद्युत धारा की दिशा
SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मैग्नीशियम +2 ऑब्लिक मैग्नीशियम की ओर है, अतः मैग्नीशियम +2 ऑब्लिक मैग्नीशियम एनोड होगा और SHE क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे सेल का क्या कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, Mg/Mg+2 कोष्टक में लिख दिया 1m। दो खड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लवण सेतु को बता रही है। H+ आयन का विलयन 1m सांद्रता का ऑब्लिक H2 गैस Pt तार, ठीक है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आया 2.37 वोल्ट। यहाँ पे जो हमने वोल्ट मीटर लगाया था, इस वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो कितना आया बताओ, 2.37 वोल्ट। ये पाठ्यांक आपको मैग्नीशियम के केस में याद रखना है, 2.37 वोल्ट आता है। ये सारा प्रायोगिक कार्य यहाँ पर समझाया जा रहा है। जो एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए तो आप पाठ्यांक कितना लिखोगे, 2.37 वोल्ट, ये आप याद कर लेना, इसे रट लेना। और यदि फिर भी एग्जाम में यदि भूल जाते हो तो x लिख सकते हो, x वोल्ट, ठीक है। यदि आपको ये पाठ्यांक याद नहीं है तो x मान सकते हो आप इसे। तो बताइएगा, हम जानते हैं E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बताइएगा, ये जो सेल था इसमें कैथोड कौन था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0। तो बताओ E0 सेल की जगह तो कितना लिख दिया हमने, 2.37 वोल्ट। E0 कैथोड हमने कितना लिख दिया, 0, क्योंकि E0 कैथोड क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो कितना होता है, 0 होता है यूपीएससी के अनुसार, माइनस E0 एनोड। तो बताओ यहाँ से E0 एनोड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2.37 वोल्ट। तो ये था पहला एग्जाम्पल, समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो हमने क्या किया, कॉपर धातु की छड़ ले ली और उसको कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबो दिया, और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की सांद्रता कितनी है, 1m, ठीक है। इधर हमने क्या लगा दिया, SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये सेल का बाह्य परिपथ है और ये सेल का क्या है, आंतरिक परिपथ। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगाने से पहले बताओ हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की दिशा चेक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं विद्युत धारा की दिशा इधर से इधर है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया बताओ, कैथोड, और ये क्या हो गया, एनोड। इसका मतलब इस सेल में SHE तो है एनोड, और कॉपर धातु की जो छड़ है वो किसकी तरह कार्य कर रही है, कैथोड की तरह कार्य कर रही है, ठीक है। और ये सेल का कौन सा परिपथ है, आंतरिक परिपथ। तो विद्युत धारा की दिशा कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर से SHE की ओर है, अतः SHE एनोड व कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर क्या होगा, कैथोड होगा। सेल का प्रदर्शन करके बताया गया है। ये देखो, ये वाला भाग एनोड है और ये वाला भाग क्या है, कैथोड। ये SHE का प्रदर्शन है और ये किसका प्रदर्शन है बताओ, कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड का। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0.34 वोल्ट आता है, याद रख लीजिएगा। दो ही एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, एक मैग्नीशियम का और एक कॉपर का। मैग्नीशियम के केस में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आया, 2.37 वोल्ट, और कॉपर के केस में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आया, 0.34 वोल्ट। और वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है वो बताओ किसको बताती है, E0 सेल को। तो हम जानते हैं E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो बताओ E0 सेल की जगह कितना लिख देंगे, 0.34 बराबर E0 कैथोड। E0 कैथोड हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने जो सेल बनाया था उसमें कैथोड कौन था, कॉपर धातु की छड़ थी। तो E0 कैथोड हमें ज्ञात करना है। E0 एनोड कितना होगा, 0, क्योंकि एनोड यहाँ पर कौन था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से हम E0 कैथोड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बताओ कितनी आ जाएगी, 0.34 वोल्ट। तो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। मैग्नीशियम के केस में रीडिंग आई 2.37 वोल्ट और कॉपर के केस में रीडिंग आई किसकी, वोल्ट मीटर की, 0.34 वोल्ट। अब यहाँ पर एक बात दिमाग में आती है कि सर गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा की दिशा चेक करते हैं, लेकिन परीक्षा के अंदर हम कैसे चेक करेंगे। तो भैया परीक्षा के अंदर आपको ध्यान रखना होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी सेल में
जो 2 इलेक्ट्रोड हैं उनमें से कौन तो एनोड है और कौन कैथोड। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो इसको मैं एक बार वापस से आपको वहाँ पर रिवाइज करवाऊँगा और बताऊँगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपको एनोड और कैथोड का पता करना है। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी ही है। देखिएगा, ये जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की, इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए गए और मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करके विभिन्न तत्वों को एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया। उस श्रेणी को क्या कहा जाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, परिभाषा पढ़ लेते हैं। विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो कुछ नहीं कहा जाए तो बताओ क्या मानते हैं उसे? मानक अपचयन विभव। तो विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला मानक अपचयन विभव, तो वो मानक अपचयन विभव होगा। मैंने बोला मानक ऑक्सीकरण विभव, तो वो मानक ऑक्सीकरण विभव होगा। लेकिन मैंने बोला मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो बताओ वो कौन सा विभव होगा? वो IUPAC के अनुसार मानक अपचयन विभव होता है। जब तक कुछ ना कहा जाए और आपको बोल दे कि ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो उसको आप क्या मानोगे? मानक अपचयन विभव मानोगे। तो विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया। उस श्रेणी को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप देख पा रहे हैं। यह श्रेणी निम्न प्रकार है। मैं पूरी श्रेणी आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, लिथियम से शुरू है और नीचे फ्लोरीन तक है। लिथियम से शुरू और कहाँ तक है? फ्लोरीन तक। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, Pb यानी लेड, H2, कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au, I2, Br2, Cl2, F2। ये देखो, वापस से मैं एक बार आपको रीड आउट करवा देता हूँ इसे। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, Pb, H2। फिर उसके नीचे है कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au और उसके नीचे है I2, Br2, Cl2 और F2। ये चारों तत्व तो अधातु है और इसके ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके वो सारे क्या है? धातु। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसमें धातु और अधातु दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। तो देखिएगा, ये क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। सबसे पहले हम इस श्रेणी को इसी क्रम में याद करेंगे और आपको ये श्रेणी याद होनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो आपको सॉल्व करने के लिए श्रेणी याद होनी आवश्यक है। तो याद कैसे करेंगे? इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है। लेके बारात श्री काना। ले का मतलब लिथियम, के का मतलब पोटेशियम, बारात का मतलब बेरियम, श्री का मतलब स्ट्रोंशियम, का मतलब कैल्शियम, ना का मतलब सोडियम। मजे से आना, मजे का मतलब मैग्नीशियम, आना का मतलब एल्यूमिनियम। मन जो करे, मन का मतलब मैंगनीज, जो का मतलब जिंक, करे का मतलब Cr। फेंक दे, फे का मतलब Fe यानी आयरन, कदे का मतलब कैडमियम, निगाहें का मतलब निकल, सुंदरी का मतलब एसन या टिन, पर प्यार भरी यानी Pb या लेड। फिर H2, उसके नीचे आपको याद रखना है छापा। छापा, ये देखो CHAPA। C का मतलब कॉपर, H का मतलब Hg, A का मतलब Ag, P का मतलब Pt, A का मतलब Au और उसके नीचे 4 अधातुएं हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। आई बाहर, कल, फिर। आई का मतलब आयोडीन, बाहर का मतलब Br2,
कल का मतलब Cl2 और F2 का मतलब फिर का मतलब F2। अब देखिएगा ये जो विभिन्न तत्व हैं वो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। ये देखो सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव लिथियम का है, या मानक अपचयन विभव किसका है, लिथियम का, -3.05 वोल्ट। फिर देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान बढ़ रहे हैं, -3.05 से बड़ी संख्या क्या है, -2.93, उससे बड़ी संख्या क्या है, -2.90, उससे बड़ी संख्या क्या है, -2.89 वोल्ट, यहाँ पे V है, -2.87 वोल्ट, -2.71 वोल्ट, -2.37 वोल्ट। तो आप देख पा रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इन धातुओं को मैंने अलग कर दिया है, सॉरी अधातुओं को मैंने अलग नीचे लिख दिया है, क्योंकि आपको ये श्रेणी इसी रूप में याद रखनी है और इसी रूप में याद रख के ही आप एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से अपना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बताइएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बताओ मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब मानक अपचयन विभव का मान ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के मान बराबर होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत। जैसे लिथियम का मानक अपचयन विभव -3.05 वोल्ट है, तो बताओ मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, +3.05 वोल्ट। तो बताओ जब ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है तो बताओ नीचे से ऊपर आने पर क्या बढ़ेगा, मानक ऑक्सीकरण विभव बढ़ेगा। यानी सबसे ज़्यादा मानक ऑक्सीकरण विभव किसका होगा, लिथियम का होगा, और सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का। ठीक है, देखो मानक अपचयन विभव सबसे ज़्यादा है, मानक अपचयन विभव सबसे ज़्यादा है, तो बताओ मानक ऑक्सीकरण विभव कितना हो जाएगा, -2.87 वोल्ट। अब देखो इस श्रेणी की विशेषताएं क्या है, ये श्रेणी है जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। श्रेणी की विशेषताएं, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। अभी मैंने आपको समझाया मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है। और मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा होता है उसके खुद के अपचयित होने की प्रवृत्ति उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके खुद के अपचयित होने की प्रवृत्ति उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा। तो श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है, जिस कारण तत्वों के स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मानक अपचयन विभव का मान बढ़ने पर तत्वों के स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, अर्थात तत्वों की ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। जब किसी तत्व का खुद का अपचयन होता है तो वो दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीकरण। आपने 11वीं क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऑक्सीकरण अपचयन वाले चैप्टर में। जिसका खुद का अपचयन होता है वो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। तो बताओ श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव का मान बढ़ने के कारण तत्वों के स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात तत्वों की ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो भैया सीधी सी बात यह है कि श्रेणी में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। जैसे लिथियम से ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम से ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन है, बेरियम। बेरियम से ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन है, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम से ज़्यादा कौन है, कैल्शियम। इस प्रकार से यदि हम नीचे चले तो बताओ सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, जो सबसे नीचे आएगा, जो सबसे नीचे आएगा। तो बताओ सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो गया, फ्लोरीन। तो इस आधार पे यदि हम देखें तो सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है, F2। और बताओ सबसे दुर्बलतम ऑक्सीकारक कौन होगा, जो ऊपर ही ऊपर आ रहा था, ऊपर ही ऊपर कौन आ रहा था, लिथियम। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लगा दिया कि ऑक्सीकारक क्षमता समानुपाती होती है मानक अपचयन विभव के, मानक अपचयन विभव के। यानी आपसे यदि ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम पूछे परीक्षा में तो जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो उसकी ऑक्सीकारक क्षमता उतनी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे मैं आपको 3 तत्व दे रहा हूँ, एक का मानक अपचयन विभव -3.05 वोल्ट है, एक का -2.8 है और एक का मान लीजिएगा -1.2 है। और आपसे पूछा गया इन तीनों में
सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा? तो जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा होता है, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा मानक अपचयन विभव किसका है? सी का। तो यहाँ पे सबसे प्रबल ऑक्सीकारक सी होगा, उससे कम बी होगा और सबसे कम कौन होगा? ए होगा। तो याद रखिएगा, मानक अपचयन विभव का मान बढ़ने पर ऑक्सीकारक क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिएगा 4 तत्व है ए, बी, सी और डी। इसका मानक अपचयन विभव -2.5 है, इसका मानक अपचयन विभव -1.5 है, इसका मानक अपचयन विभव +0.34 है और इसका मानक अपचयन विभव +0.44 वोल्ट है। और आपसे पूछा गया कि बताओ सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा, ये डी है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा डी, उससे कम सी, उससे कम बी और सबसे कम कौन होगा? ए होगा। तो बताइएगा, आपके बात समझ में आ गई होगी। तो बताओ इस आधार पर श्रेणी में प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। और दुर्बलतम ऑक्सीकारक कौन है? लिथियम। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव बढ़ रहा था, चलेगा। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब फ्लोरीन से किधर जाएंगे? लिथियम की ओर। ऊपर ही ऊपर लिथियम है, नीचे नीचे कौन है? फ्लोरीन। श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर मानक ऑक्सीकरण विभव का मान बढ़ता है। बताओ ऊपर से नीचे मानक अपचयन विभव बढ़ता है, तो बताओ नीचे से ऊपर क्या बढ़ेगा? मानक ऑक्सीकरण विभव, जिस कारण तत्वों के स्वयं के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी बता दिया है कि जिस तत्व का मानक ऑक्सीकरण विभव जितना ज़्यादा होगा, उसके खुद के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी क्या होगी? ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार जैसे जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा होता है, उसके स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, उसी प्रकार जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होगा, उसके स्वयं के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा। यानी मानक ऑक्सीकरण विभव का मान यदि नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है, तो बताओ तत्वों के स्वयं के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात तत्वों की अपचय क्षमता बढ़ती है। तत्वों की अपचय क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी स्वयं की। तो बताओ तत्वों की अपचय क्षमता में क्या होगी? वृद्धि। तो हम कह सकते हैं अपचय क्षमता समानुपाती हो गई मानक ऑक्सीकरण विभव के। यानी मानक ऑक्सीकरण विभव का मान जितना ज़्यादा होगा, अपचय क्षमता उतनी क्या होगी? ज़्यादा। और बताओ सबसे ज़्यादा मानक ऑक्सीकरण विभव किसका था? लिथियम का। इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रबल अपचय कौन होगा? लिथियम। तो बताओ अपचय क्षमता समानुपाती हो गई मानक ऑक्सीकरण विभव के, तो बताओ मानक अपचयन विभव के क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती। तो ठंडे दिमाग से सोच करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं सबसे प्रबलतम अपचय कौन होगा? लिथियम। क्यों? क्योंकि उसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है, मानक ऑक्सीकरण विभव सबसे ज़्यादा है। और श्रेणी में दुर्बलतम अपचय कौन होगा? फ्लोरीन। जैसे एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा 4 तत्व हैं ए, बी, सी और डी। ए का मानक अपचयन विभव -3.05 वोल्ट है, बी का -2.89 वोल्ट है, सी का -1.5 वोल्ट है और डी का मान लीजिएगा -0.76 वोल्ट है। अब देखो ये मानक अपचयन विभव मैंने आपको दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि सबसे प्रबलतम अपचय कौन होगा इनमें से। तो याद कीजिएगा, जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना कम होता है, उसका मानक ऑक्सीकरण विभव उतना ही क्या होगा? ज़्यादा। और मानक ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होने पर बताओ अपचय क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो सबसे प्रबल अपचय होगा ए, उसके बाद में होगा बी, उसके बाद में होगा सी और उसके बाद में क्या होगा? डी होगा। चलेगा। अब हम बात करेंगे अगली विशेषता की। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता में कमी आती है। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता में क्या आती है? कमी। ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील वह नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है, जिस कारण ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित
कर देती है। क्या मतलब है इस बात का? देखिएगा ये जो श्रेणी मैंने आपको दिखाई, इस श्रेणी में जो धातुएं हैं वो कहाँ तक है बताओ। सबसे पहली बात तो ये सीख लो, आप ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि AU तक क्या है, धातुएं। ऊपर वाली धातु ज़्यादा क्रियाशील होती है, नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है। यानी श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आती है। जैसे अपन बात करें, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन होगी बताओ, लिथियम होगी, सबसे ज़्यादा लिथियम। अब जो पोटेशियम है ना, उसकी क्रियाशीलता लिथियम से कम होगी। बेरियम की क्रियाशीलता पोटेशियम से कम होगी। यानी ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता में क्या आएगी, कमी। जैसे कैल्शियम और सोडियम में ज़्यादा क्रियाशील कौन होगी, जो ऊपर होगी वो ज़्यादा होगी, नीचे वाली क्या होगी, कम क्रियाशील होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक तो स्ट्रोंशियम है और एक एल्यूमिनियम है, इन दोनों में ज़्यादा क्रियाशील कौन होगी, स्ट्रोंशियम ज़्यादा क्रियाशील होगी और एल्यूमिनियम क्या होगी, कम क्रियाशील। मैग्नीज और जिंक में ज़्यादा क्रियाशील कौन होगी, मैग्नीज, और कम क्रियाशील कौन होगी, जिंक होगी। यानी हम कह सकते हैं श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बताओ सक्रियता या क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आती है। ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील व नीचे वाली धातु क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, जिस कारण ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण के जलीय विलयन में से प्रतिस्थापित कर देती है। देखिएगा प्रकृति का नियम भी यही है कि जो अधिक ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को उसके स्थान से क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है या कर देता है। तो देखिएगा जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होगी वो कम क्रियाशील को उसके स्थान से हटा सकती है, लेकिन जो कम क्रियाशील होगी वो अधिक क्रियाशील को उसके स्थान से नहीं हटा सकती। तो ऊपर वाली धातु जो है वो अधिक क्रियाशील है और नीचे वाली धातु क्या है, कम क्रियाशील। तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण के जलीय विलयन में से क्या कर देती है, प्रतिस्थापित। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जिंक धातु। देखो जिंक ऊपर आता है, कॉपर कहाँ आता है, नीचे आता है। तो जिंक धातु कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देती है, क्योंकि जिंक धातु की क्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है, अधिक। वापस से सुन लो, जिंक धातु कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर धातु को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित, क्योंकि जिंक धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा, किससे, कॉपर से। तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस कॉपर। तो बताओ कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, जिंक धातु से क्रिया करके बताओ उसका रंग कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। यही कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक धातु के पात्र में रखना सुरक्षित नहीं होता। यदि आप कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक धातु के पात्र में रख दोगे तो बताओ जिंक धातु कॉपर सल्फेट को किस में बदल देगी, जिंक सल्फेट में बदल देगी। इसका मतलब कॉपर सल्फेट अब जिंक सल्फेट में बदल जाएगा तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। हमें चाहिए था कॉपर सल्फेट, वो चेंज किस में हो चुका, जिंक सल्फेट में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में रख सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक धातु कॉपर सल्फेट को किस में बदल देती है, जिंक सल्फेट में। इसके विपरीत कॉपर धातु ZnSO4 के जलीय विलयन से जिंक धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि कॉपर धातु की क्रियाशीलता जिंक से क्या होती है, कम होती है। यानी यदि हम क्रिया करवाएं ZnSO4 प्लस कॉपर तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर धातु नीचे आती है, जिंक कहाँ होती है, ऊपर। तो कॉपर धातु ZnSO4 से क्रिया नहीं करती। यही कारण है कि ZnSO4 के विलयन को कॉपर धातु के पात्र में रखना सुरक्षित होता है, क्योंकि कॉपर धातु ZnSO4 के विलयन के साथ कोई क्रिया नहीं करता। तो बताओ क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, क्या ZnSO4 प्लस कॉपर रिएक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉपर धातु की क्रियाशीलता जिंक धातु से क्या है, कम है। अब देखिएगा धातुओं की क्रियाशीलता में तो श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, कमी आती है। तो बताओ अधातुओं के गुण विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर हम जो अगली बात करने जा रहे हैं वो अधातुओं की है, और श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ती है, क्योंकि अधातुओं के गुण धातुओं से क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ऊपर वाली अधातु कम क्रियाशील व नीचे वाली अधातु क्या होती है, अधिक क्रियाशील, जिस कारण नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को उसके लवण के जलीय विलयन में से प्रतिस्थापित कर देती है। जैसे KBr की रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ, तो KCl प्लस क्या बन गया, Br2। KCl प्लस क्या बन गया, Br2। क्यों, क्योंकि Cl2 की क्रियाशीलता Br से क्या है, ज़्यादा। तो बताओ KBr को ये किस में बदल देगा, KCl में, और Br2 क्या हो जाएगा, मुक्त। लेकिन KCl की क्रिया Br2 से नहीं हो पाएगी, क्योंकि Br2 की क्रियाशीलता Cl2 से क्या होती है, कम होती है। अच्छा एक बात और,
जिंक सल्फेट के विलयन को कॉपर धातु के पात्र में रखना सुरक्षित होता है, क्योंकि कॉपर धातु Zn के साथ कोई क्रिया नहीं करता। तो इस प्रकार का और भी क्वेश्चन आपको, इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि आप जिस विलयन को जिस धातु के पात्र में रख रहे हो, वो जो धातु है उस विलयन में जो धातु है उससे ज़्यादा क्रियाशील है या कम है। अगर वो ज़्यादा क्रियाशील है तब तो आप उस विलयन को उसमें नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो धातु उस विलयन में से उस धातु को हटा देगी। यानी हम कह सकते हैं अधिक क्रियाशील धातु के पात्र में कम क्रियाशील धातु के विलयन को रखना सुरक्षित नहीं होता, लेकिन कम क्रियाशील धातु के पात्र में अधिक क्रियाशील धातु के विलयन को रखना सुरक्षित होता है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ऊपर वाली धातु के पात्र में नीचे वाली धातु के विलयन को रखना सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसका विपरीत क्या है? सुरक्षित है। इसका विपरीत क्या है? सुरक्षित। मतलब नीचे वाली धातु के पात्र में ऊपर वाली धातु के विलयन को रखना क्या है? सुरक्षित है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल के जलीय विलयन से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जैसे HCl प्लस Zn। HCl प्लस Zn। तो बताओ क्रिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक धातु है वो हाइड्रोजन से ऊपर आती है, तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगी। तो बताओ क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2। इसके विपरीत HCl की क्रिया यदि कॉपर के साथ कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंतिम टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है कौन बनेगा एनोड और कौन बनेगा कैथोड। देखिएगा, श्रेणी में ऊपर स्थित धातु एनोड की तरह व नीचे स्थित धातु कैथोड की तरह कार्य करती है जब इनको जोड़कर सेल का निर्माण किया जाता है। जैसे डेनियल सेल में जिंक धातु एनोड की तरह व कॉपर धातु कैथोड की तरह कार्य करती है। मतलब यदि दो धातुओं की यदि हम बात करें तो जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होगी, मतलब जो धातु ऊपर होगी श्रेणी के अंदर, वो एनोड की तरह कार्य करेगी, और जो नीचे वाली धातु है वो किसकी तरह कार्य करेगी? कैथोड की तरह कार्य करेगी। और इसी आधार पे हम बिना गैल्वेनोमीटर से ये पता कर सकते हैं कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड। देखिएगा, एक बार उस पॉइंट को अपन वापस देख लेते हैं। मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया। ये देखिएगा, यहाँ पे जो विद्युत धारा की दिशा से आपने एनोड कैथोड का पता लगाया, एग्जाम में आपको कैसे पता लगाना है? देखिएगा, ये कॉपर धातु की छड़ है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो बताओ कॉपर धातु और हाइड्रोजन गैस में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर कौन आता है? हाइड्रोजन गैस आती है। तो यहाँ पर ये तो एनोड हो गया और ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। इसी प्रकार से अभी बताया ना, ऊपर वाली धातु एनोड होती है और नीचे वाली क्या होती है? कैथोड होती है श्रेणी के अंदर। ये देखो, मैग्नीशियम धातु और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम धातु ऊपर आती है श्रेणी में, हाइड्रोजन गैस कहाँ आती है? नीचे। तो बताओ ये तो एनोड होगी और ये क्या होगी? कैथोड होगी। तो ऐसे हम बिना गैल्वेनोमीटर की सहायता से एग्जाम में पता लगा सकते हैं। बाकी आपको इसको याद कर लेना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।